क्लास आज हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बचे हुए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स किए और बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे, उस दिन मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने वो कर लिया है, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो चलो क्लास आज हम लोग वो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि एक न्यूमेरिकल 10 नंबर का हर एक पेपर के अंदर आता है। समझ में आ गया क्या बोला? पेपर के अंदर कंफर्म है कि एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो वो न्यूमेरिकल कौन सा है। एक टॉपिक है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? सबसे पहले हम इसकी बात बोलते हैं। क्लास देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेटल के बार हैं। बार समझते ही हैं, अलग अलग पीसीज हैं, लाइक दैट। मान लीजिए कि आपके पास एक ये छोटा सा बार है, एक दूसरा मेटल है, वो ये है। तीसरा मेटल मान लीजिए ये है। इस तरीके से हो सकता है कि ये इससे भी बड़ा हो सकता है कि ये पतला भी हो, कितना भी हो सकता है, इससे हमारे पास कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये अल्युमिनियम का है, ये कॉपर का है, ये ब्रास का है। तीन डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मेटल हो गए। अब देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर क्या है, तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? तीनों के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या दिख रहा है? सेम क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है आपको। समझे नहीं समझे? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपको कि हो सकता है कि ये बार कुछ इस टाइप का हो, कुछ इस टाइप का बार हो। इट इज पॉसिबल। तो देखिए मैं आपको यहां पर ये बोल रहा था कि तीन डिफरेंट डिफरेंट मेटल हैं। अब तीन डिफरेंट डिफरेंट मेटल को आप खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप इसको पकड़ कर खींच रहे हैं। जब आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो तीनों के अंदर क्या होगा? इलोंगेशन होगा, लंबाई इसकी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। तीनों के अंदर क्या होगी? लंबाई तीनों की बढ़ेगी। तो क्लास देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज ये बोल रहा था कि यहां पर इसकी लंबाई हो सकता है कि मान लीजिए कि इसकी लंबाई यहां से यहां तक 5 है, इसकी 7 है और इसकी 11 है। मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई बढ़ी वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो कितना हो गया? 6 हो गया। इस कॉपर मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी अलग हो सकता है कि इसकी 2 सेंटीमीटर बढ़ी हो तो इसकी कितनी हो गई? 9। और हो सकता है कि इसके अंदर लंबाई ना बढ़ी तो ये कितना हो गया? 11 की 11 रहा। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर कितना चेंज हुआ? 1 का। इसमें चेंज कितने का हुआ? 2 का। इसमें कितने का चेंज हुआ? चेंज हुआ ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ भाई मेरे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे पीसेस आपस में जुड़े हुए हैं, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्या बोला? आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो चेंज होगा उसकी वैल्यू, उसका जो टोटल जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा? इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो और इसका अलग निकालो। क्या बोला? या तो एक साथ निकाल लो या फिर अलग 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 निकालो और उन तीनों को ऐड कर दो, उसकी वैल्यू नेट वैल्यू के बराबर रहेगी। समझ में आ गया? चाहे तो तुम डायरेक्ट निकालो, चाहे तुम इंडिविजुअली निकालो, दोनों तरफ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। यही कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया? तो क्या लिखोगे? इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट नेट स्ट्रेन, नेट या फिर आप इसको रिजल्टिंग स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। रिजल्टिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू सम ऑफ एल्जेब्रिक सम लिख लीजिए, प्लस माइनस की दोनों की वैल्यू आएंगी।
algebraic sum of strains of individual section. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या हुआ, हर एक का अलग अलग स्ट्रेन निकालो और उन सबको जोड़ दो, वो किसके बराबर आएगा, रिजल्टिंग स्ट्रेन के बराबर आएगा। यही क्या बोलता है, आंसर बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है क्लास, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो इसके ऊपर जो आता है क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी आपसे नहीं पूछता है। यदि आता भी है तो 2 नंबर के अंदर ये चीज लिख देना और याद रखना यहां पर एल्जेब्रिक सम लिखना। एल्जेब्रिक सम और सम में देखो क्या डिफरेंस होता है क्लास, इसको रफ कर दूं क्या, तो रफ कर देता हूं। क्लास सम और एल्जेब्रिक सम में क्या डिफरेंस होता है, देखो सम के अंदर क्या होता है, या तो सारी पॉजिटिव वैल्यू 2 + 5 + 7 + 10 सारी पॉजिटिव वैल्यू जुड़ेंगे, या फिर सारी नेगेटिव -2 -5 -3 -11 सारी नेगेटिव वैल्यू। लेकिन जहां पर वैल्यू आ जाए 2 + 5 + 7 -11, देखो 2 + 5 + 7 दिस इज द सम, -2 -5 -7 दिस इज द सम, 2 + 5 -7 दिस इज द एल्जेब्रिक सम। तो जहां पर प्लस माइनस की वैल्यू आ जाए, प्लस प्लस माइनस, जहां पे प्लस माइनस की वैल्यू आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम, और ये दोनों क्या रहे आपके पास, सम। तो देखो हमारे पास सेक्शंस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज भी हमारे पास आएंगी। तो क्लास आज चलो हम लोग सुपरपोजिशन के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। देखो अब brass bar having cross sectional area of 900 mm square is subjected to, क्लास क्वेश्चन लिखते रहिएगा, is subjected to axial forces as shown in figure. As shown in figure, find the total change in length. Find the total change in length. Find the total change in length of the bar. Take E equals to 1 × 10⁵ मैंने आपको बताया था E की वैल्यू मोस्टली आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी। क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, तीनों के लिए अपनी अलग 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 वैल्यू डिसाइडेड होती है। मतलब हम बाय द कैलकुलेशन उसकी वैल्यू निकाल कर रखते हैं। हो सकता है कि आपसे निकालने के लिए बोल दे तो निकालने का तरीका फिर हमारे पास गिवन वैल्यूज होंगी। तो क्लास यहां पर देखिए, सबसे पहले शोन इन फिगर बोला है तो हमें फिगर बनाना होगा। बना लीजिए फिगर। ये वैल्यू इसमें थोड़ा सा दिखाई, इसमें थोड़ा सा कम दे रहा था। इस फिगर को थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाना पड़ेगा। This length will be equals to 600 mm. This length will be equals to 800 mm, and this length will be equals to 1000 mm. This portion is A, this portion is B, this portion is C, and this portion is D. After that, here this is a 40 kilonewton. This will be equals to 70 kilonewton.
this portion will be equals to 20 kilonewton, 20, and at this portion this is a 10 kilonewton. क्लास देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन पूरी तरीके से रेडी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मेरी बात सुनना। सबसे पहले अ ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब पूरा का पूरा मेटल ब्रास का बना हुआ है नंबर 1 पर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 900 mm स्क्वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना आप लोग, हर बार मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग इस पोर्शन को बोलते हैं जो सामने वाला फेस होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है या फिर हो सकता है कि ये आपके पास सर्कुलर हो, क्योंकि मेरे पास ओनली क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। मुझे ये नहीं बोला है कि ये रेक्टेंगल का है या फिर सर्कुलर का है। हो सकता है कि यदि हम लोग ईडी की तरह देखें, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, फ्रंट से देखेंगे तो हमें रेक्टेंगल ही दिखेगा, समझ रहे हैं ना। हो सकता है कि पूरा का पूरा हमारे पास सर्कुलर हो, इस तरीके का हो, ठीक है। तो हमारे पास ओनली एरिया गिवन है, आपके पास एरिया कितना गिवन है, दिस विल बी इक्वल्स टू 900 mm स्क्वायर। क्लास समझ में आ गया ना। इट डजंट मैटर कि आपके पास रेक्टेंगल है या फिर सर्कल है। अब ये क्या बोल रहा है, इज सब्जेक्टिव टू एक्सियल फोर्स, कि उसके ऊपर क्या लग रही है, एक्सियल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ, आपको बताना है कि कितना चेंज हुआ लेंथ के अंदर, मतलब ये कितना इलोंगेट हुआ या फिर कितना कंप्रेस हुआ। देखो क्लास चेंज में क्या होगा, आपके पास लंबाई बढ़ भी सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है। मैं ओनली ये नहीं बोल सकता कि लंबाई बढ़ेगी, हो सकता है कि बीच वाला सेक्शन इसको पकड़ के खींचने ज्यादा ताकतवर हो। तो देखिए फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, टेक E इक्वल्स टू 1 × 10⁵। तो E की जो वैल्यू है वो आपको 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज करना है। तो क्लास सबसे बड़ी बात, अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम आपको करना आता है या नहीं करना आता है। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन लगेगा। याद रखना हम बॉडी के ऊपर हमेशा रिएक्शन फोर्स को शो करते हैं। क्या बोला, मैकेनिक्स के अंदर यदि नहीं है तो एक चैप्टर नंबर 2 अप्लाइड लॉज ऑफ फोर्स डाल लेना, ठीक है भाई अभिषेक श्रीवास्तव सर, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी पढ़ाया हुआ है उसके अंदर, तो वहां से आप लोग देख लेना, मैकेनिक्स के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सीधा सीधा याद रखना कि बॉडी के ऊपर हम लोग हमेशा रिएक्शन फोर्स शो करते हैं। जैसे देखो ये है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मैंने एक बॉल डाला, ठीक है। तो बॉल को मैं मान लेता हूं कि ये क्या कर रहा है, एक्शन लगा रहा है। तो जब ये इसके ऊपर क्या नाम है, बॉल के ऊपर एक्शन लगाएगा तो बॉल इसको क्या देगी, रिएक्शन। तो याद रखना कि बॉल के ऊपर हमेशा क्या दिखाई देंगे, हमेशा रिएक्शन दिखाते हैं। रिएक्शन फ्रॉम बॉल, रिएक्शन फ्रॉम बॉल, समझे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा। तो याद रखना हम बॉडी के ऊपर हमेशा रिएक्शन फोर्स दिखाते हैं, ठीक है। ओके क्लास, यहां पर मैं आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाऊंगा, और फ्री बॉडी डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने उस वीडियो में डाल रखा है अप्लाइड मैकेनिक्स वाले में। यदि दिक्कत है तो एक बार देख लेना, अदरवाइज तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इस पोर्शन का इलोंगेशन, हो सकता है कंप्रेशन हो, इस पोर्शन का चेंज, इस पोर्शन का चेंज, इस पोर्शन का चेंज, तीनों पोर्शन का चेंज निकालो। और तीनों चेंज को यदि हम लोग जोड़ दें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। सही बात है। याद रखना यदि किसी भी चीज की वैल्यू आप निकालेंगे मतलब आप किसी भी चीज का चेंज निकालेंगे, और चेंज के बाद आप उसका नेचर देखेंगे कि वो टेंसाइल है कंप्रेसिव है। यदि टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव लोगे, कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव लोगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले चेंज निकालोगे, चेंज के बाद यदि टेंसाइल होगा तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले मैं पहले सेक्शन की बात करता हूं, सेक्शन को तोड़ना सीखो। सबसे पहले सेक्शन को तोड़ना सीखो मेरे भाई। कैसे सीखोगे, देखो आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि यदि आप इसके ऊपर 40 किलो न्यूटन फोर्स यदि इधर लगा रहे हैं, क्या बोला, यदि 40 किलो न्यूटन फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हैं
तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा, 40 किलो न्यूटन ही लगेगा। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, मैंने उनको बुक के तरीके से बताया लेकिन उनको नहीं समझ में आया था। अब देखो मेरे तरीके से, 40 इधर से लगा, 40 इधर से लगा, जब 40 इधर से लगा तो देखो 40 इधर से लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। भाई भिड़ते के साथ ये काम करना है। यदि यहाँ पर 150 लगता ना तो 150 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला फिगर तो बिल्कुल क्लियर है, 150 मतलब 150, 200 मतलब 200। बात समझ में आ गई? ओके। इसका फोर्स इधर की तरफ था, इसलिए मैंने फोर्स इधर की तरफ दिखाया, अपोजिट नेचर में। ठीक है, अब देखो क्लास, ये हुआ पहला फिगर। यदि क्लास में दूसरे फिगर की बात करूं, मेरी बात समझ के चलना, यदि मैं दूसरे फिगर की बात करूं, इसको नोट कर लियो ना, यदि मैं दूसरे फिगर की बात करूं तो दूसरे फिगर के अंदर मेरे भाई क्या हुआ, देखो इसकी लंबाई कितनी थी हमारे पास, 400 mm। इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, 600, सॉरी 600 था ये, और ये कितना है 800। क्लास देखो एक बात देखना, आपका 40 इधर से लगा था, 40 आपने इधर लगा दिया। ठीक है, जब आप 40 इस पर अप्लाई किए हो, किस पे अप्लाई किए हो, 40 इस वाले सेक्शन के ऊपर अप्लाई किए हो। कैसे अप्लाई किए हो, ऐसे अप्लाई किए हो 40। तो देखो ये वाला जो है बीसी वाला वॉल, ये क्या था, एबी था। ये जो बीसी वाला जो वॉल है, मतलब बी वाला जो वॉल है, इसके ऊपर जब आप एक्शन लगा रहे हो तो आपको रिएक्शन मिलेगा। सही बात है नहीं? तो आपको रिएक्शन कितने का मिलेगा, 40 का ही मिलेगा। यदि आपने 40 इस पे लगाया है तो आपको रिएक्शन कितने का मिलेगा, 40 का मिलेगा। 70 न्यूटन आपके पास लग रहा है यहां पर। तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, 30 का। और 30 किधर, यदि इसका एरो हेड अंदर है तो इसका एरो हेड भी किधर होगा, अंदर है। मतलब क्या बोल रहा हूं, 70 का एरो हेड अंदर की तरफ है। क्यों, क्योंकि 40 की रेस्पेक्ट में 70 बड़ा है, तो जिसका बड़ा होगा आप उधर की तरफ ही लोगे फोर्स। तो यहां पर जो नेट फोर्स जो बचा वो किधर बचा, 30 न्यूटन का बचा इनसाइड। तो इधर भी कितने का लगेगा, 30 किलो न्यूटन का। क्लास समझ में आया नहीं आया? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, अब मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया होगा तुम्हें। यहां पर देखो, दिस विल बी इक्वल टू 1000 mm। क्लास देखिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपने यहां पर जो फोर्स लगाया, आपने जो यहां पर जो फोर्स लगाया वो कितने का लगाया, 30 न्यूटन आपको इधर मिल गया। जब 30 न्यूटन इधर है, मैं सी वॉल की बात कर रहा हूं, सी पे जब 30 न्यूटन इधर लग रहा है तो रिएक्शन मिलेगा उधर से। तो मतलब जब रिएक्शन मिला तो रिएक्शन आपको कितने का मिला, 30 का। समझे नहीं समझे, 20 न्यूटन आपको इधर की तरफ से लग रहा है। मतलब आपको क्या है कि एक स्टेप पहले वाला फोर्स देखना है और फिर सेक्शन का देखना है, सेक्शन में कितना लग रहा है, 20। तो हमने 20 दिखा दिया, मतलब 20 बाहर लग रहा है तो बाहर की तरफ दिखा दो। बात एक ही है, चाहे अंदर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो नेट फोर्स कितना लगा, 10, क्योंकि 30 बड़ा है। किधर की तरफ लगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर मैं क्या दिखा दूंगा, 10 किलो न्यूटन। तो जब इधर 10 किलो न्यूटन तो इधर भी कितना मिलेगा, 10 किलो न्यूटन। समझे नहीं समझे क्लास, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना। अब देखो क्लास, यहां से हमें चेंज निकालना है, और चेंज निकालना है मतलब डेल्टा L1 की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा L1 की जो वैल्यू होगी वो निकालोगे कैसे, PL डिवाइड बाई ए, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। डेल्टा L2 की जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, PL डिवाइड बाई ए। और डेल्टा L3 की जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, PL डिवाइड बाई ए। सही बात है नहीं? तो देखो क्लास, यहां से यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मैं आंसर डायरेक्टली निकाल लूंगा। क्यों, देखो फायदा क्या होगा, नेट डेल्टा L की वैल्यू कितनी, डेल्टा L1। देखो मैंने बोला था टेंसाइल को कैसे लोगे, पॉजिटिव। ये क्या है, कंप्रेस हो रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस। जब कंप्रेस हो रहा है तो माइनस का डेल्टा L2, और ये भी क्या हो रहा है, कंप्रेस, तो माइनस का डेल्टा L3। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यदि मेरे भाई इसकी वैल्यू 1111 मानोगे तो क्या हुआ, ये हो गया। सॉरी इसका 1 नहीं रहेगा, इसका क्या होगा, 2 2 2, इसका कितना, 3 3 3 3। तो यहां पर लिखो कितना हुआ, PL1, देखो सबकी लेंथ अपनी अलग अलग है, तो PL1
एरिया सबका क्या है, सेम है। एरिया सबका क्या गिवन है, सेम है। यदि अलग अलग होता तो सबका एरिया हम लोग अलग अलग पुट करते। तो यहां से आप लोग एक काम कर सकते हैं कि सबका एरिया कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बच गया, PL डिवाइड बाई ई। ई भी देखो सबके लिए कॉमन है, तो ई क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। बचा क्या, PL1 माइनस में PL2 माइनस का P2L3 माइनस में P3L3। मतलब क्या हुआ, क्लास फॉर्मूला आपको यही पुट करना है हर केस में इलोंगेशन में। तीनों की वैल्यू निकाल लो और फिर तीनों को इस तरीके से सॉल्व कर लो, बात तो वही है। और ऐसे क्या है, शॉर्टकट पड़ जाएगा क्या, ए की वैल्यू आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार कॉमन निकालिए, बस अंदर वाला फैक्टर कैलकुलेट कर लो। मतलब यहां से डेल्टा L1 की वैल्यू देखो कितनी हो गई, 1 बाई एरिया। एरिया कितना है आपके पास, 900। यूनिट देखो सही है ना, बिल्कुल सही है। 1 बाई 900 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू यहीं पे लिख दूं नीचे ही। ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵ ब्रैकेट। लोड कितना है आपके पास, 40, तो आपने लिख दिया 40। लेकिन याद रखना किलो न्यूटन में है और ये न्यूटन में है, ई कहाँ न्यूटन में है। तो हम लोगों ने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ, P हो गया मल्टीप्लाई बाई L कितना है 600, तो मल्टीप्लाई बाई 600। ये हो गया, कोई दिक्कत। माइनस का इसको मैं रफ कर दूं क्या, मैं इस सेक्शन को रफ कर देता हूं। तो यहां से देखिए क्लास कितना हो गया, P2L2। P2 कितना हुआ आपके पास, सेकंड सेक्शन कौन सा है, ये वाला। इसके फोर्स कितना, 30 इंटू 1000 इंटू लेंथ कितनी, 800 सही बात है ना। माइनस कितना आएगा, फोर्स देखो कितना लग रहा है हमारे पास, फोर्स कितना, थर्ड सेक्शन के लिए मैंने रफ कर दिया, कितना आया था, 10 आया था। तो कितना हुआ, 10 इंटू 1000 इंटू में 1000, लंबाई कितनी है 1000, ये आ गया। तो यहां से जो आंसर आएगा दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्लास देखो, नंबर एक बार 5 जीरो तो काट ले, 3 जीरो 2 जीरो 3, ये क्या हुआ 5 की 5 जीरो मैंने 5 जीरो मैंने कॉमन लेनी है। तो 5 जीरो जब मुझे कॉमन लेनी है तो कितना हुआ 5 जीरो, क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा। तो कितना हुआ 2 5 5 3 और 2 5, समझे। अब बचा क्या क्या, आपको ये लिखना है। लिखिए कितना बचा, डेल्टा L इक्वल टू 1 बाई 900 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हुआ 240, 6 चौका 24। इसमें तो और भी कर सकता है क्या, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो काटो, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा और 1 जीरो ये कटा, तो 1 जीरो यहां से ये कट गया। तो यहाँ पे कितना बच गया 90। यहाँ पे कितना बचा देखो 24, यहाँ कितना बचा माइनस का 24 और यहाँ कितना बचा माइनस का 10। तो क्लास यहां से इसकी वैल्यू देखिए कितना हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो यहां से डेल्टा L की वैल्यू कितनी बची, माइनस का 10 बाई 90। तो कितना हुआ 1 बाई 9। 1 बाई 9 का मतलब कितना हुआ, कैलकुलेट करो कितना बचा 1 बाई 9 की वैल्यू 0.11 के आसपास आ रही है क्या, देखो 1 बाई 9 इज इक्वल टू 0.11, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस का 0.111 आ गया। तो क्लास यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बॉडी है आप उसको देखो क्या कर रहे हो, इधर खींच रहे हो, इधर भी खींच रहे हो, इधर भी खींच रहे हो और इधर दबा रहे हो। तो मतलब क्या हुआ, जो नेट वैल्यू जो आएगी, टोटल जो चेंज आएगा बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड में 0.11 mm। मतलब इसकी टोटल लंबाई कितनी 600 प्लस 400 कितनी हो गई, 600 प्लस 800 कितना हो गया 1400 प्लस में 1000 कितना 2400। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो टोटल जो लंबाई थी वो कितनी थी 2400, 2400 और उसके अंदर इतना चेंज आ गया। मतलब क्या हुआ 2400 में से इतनी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। खींचने फोर्स लगाने के बाद, टोटल फोर्स लगाने के बाद इतनी लंबाई कम हो गई। तो याद रखना कि आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आया, कितना लंबाई कितनी कम हुई, डेल्टा L कितना कम हुआ 0.11। और कैसा कम हुआ, कंप्रेसिव हुआ,
कंप्रेसिव को हम लोग कैसे शो करते हैं, नेगेटिव। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 0.111 कंप्रेसिव। क्लास समझे या नहीं समझे? और आप इसको अलग अलग निकालोगे तब भी इसका आंसर यही आएगा। ये बोलता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। और देखो दूसरी चीज ये है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से होगा या नहीं होगा। तो याद रखना कि यदि किसी बॉडी, कोई भी बॉडी, यदि नेट फोर्स उस पर 0 नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टली, तो समझो कि हम उस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये बॉडी वर्टिकल हो, तो उस केस में हम लोग वर्टिकल केस ले लेंगे। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो देखो 40 इधर 70 इधर, कितना बचा नेट फोर्स, या फिर देख लो कितनी फोर्स, 40 इधर 20 इधर, 60 और 70 और 70 इधर, तो नेट फोर्स कितना, 70 माइनस 70 इक्वल टू 0। मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन h इक्वल टू 0, समेशन v इक्वल टू 0 और समेशन m इक्वल टू 0। तो मोमेंट तो यहाँ पर होगा ही नहीं, केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं और वर्टिकल कोई भी फोर्स नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया 0, और हॉरिजॉन्टल को कैच देखोगे तो 70 माइनस 70 इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लास समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्लास समझ में आया है नहीं आया? सबसे बड़ी बात कि आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, और फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्लास अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिए अ होमोजेनियस बार with a cross sectional area cross sectional area 500 mm square is attached to rigid support. Attached to rigid support. Rigid supports. It carries the axial loads. It carries the axial loads P equals to 25 kilonewton and P2 equals to 50 kilonewton as shown in figure. Find the reactions एक ही बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया। फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2। तो क्लास सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। इसका डायग्राम है R1 है, इसकी जो वैल्यू है आपके पास, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.60 मीटर। इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.90 मीटर। क्लास ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्लास देखिए इस सेक्शन को इसने बोला हुआ है A, B, C और D। ठीक है।
और इसमें हमारे पास R2 भी गिवन है, और R2 की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू R2 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू P1 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू P2। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्लास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सबसे पहले ये पढ़िए कि क्लास क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो क्या बोल रहा है कि एक होमोजीनियस बार है। होमोजीनियस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस बार? मतलब कि थ्रू आउट सेम मटेरियल से बना हुआ है, मतलब बिल्कुल सेम है। A homogeneous bar with a cross sectional area 500 mm square। मतलब क्या हुआ, इसका एरिया हमें नहीं पता, ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कुछ नहीं पता, बस हमें एरिया पता है कितना है, 500 mm स्क्वायर। इज अटैच टू रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। देखो दिस इज द फिक्स सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब ये होता है जिसके अबाउट वो चीज बाहर नहीं निकल पाएगी। फिक्स है मतलब लाइक दीवार है, दीवार के अंदर एक रॉड लगी हुई है इस तरीके से। अभी क्या ये मार्कर बाहर जा सकता है, कितना भी फोर्स लगेगा तो पार तो कर नहीं सकता है। ठीक है, मतलब फिक्स है, मतलब पार नहीं करेगा। अब सुनो, इट कैरीज द एक्सियल लोड, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो कितना है, P1 की जो वैल्यू आपको गिवन है, दिस विल बी इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। P2 की जो वैल्यू आपके पास गिवन है, दिस विल बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। शॉन इन फिगर फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2। आपको R1 और R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन R1 एंड R2। क्लास सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले तो टोटल बॉडी के ऊपर जितने भी अननोन फोर्स होती हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, यदि कर सकते हैं तो। देखो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो यदि आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तो कोई फोर्स है नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा हूँ। समेशन एच इक्वल टू कितना होगा, 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो देखो राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव। और वाई में तो हमारे पास कोई फोर्स है नहीं, तो वाई तो चाहो तो तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जिस फोर्स का एरो हेड राइट हैंड साइड में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि आपके पास माइनस का R1 लेफ्ट हैंड साइड में एरो हेड जा रहा है तो नेगेटिव, प्लस का P1 राइट हैंड साइड में जा रहा है, माइनस का P2 माइनस का R2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो मैं R1 की वैल्यू बोलूं नहीं पता, P1 की वैल्यू कितनी है, 25 क्या है आपके पास यहाँ पर किलो न्यूटन में है, और बाकी फोर्स हमारे पास किस में है, न्यूटन में है या किलो न्यूटन में ही है। कुछ गिवन नहीं है तो आप किसी में भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो 25 माइनस का P2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50, R2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, R1 प्लस R2। देखो यहां से मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना ये चाहता हूं माइनस का R1 माइनस का 50 माइनस का R2 इक्वल टू 0। ये 25 बचेगा ना, 50 में से 25 गया, माइनस का 25। तो यहां से क्या हुआ, R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 बच गया। ये रिएक्शन के अंदर ये इक्वेशन काम आएगी। यदि हमारे पास, मैं चाह रहा था इसमें R1 R2 P1 P2 की वैल्यू आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन दो वेरिएबल। ये चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो आप x और y की वैल्यू आप नहीं बता सकते। आपके पास दूसरी इक्वेशन कुछ होगी तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन है, हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्लास देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें टोटल चेंज निकालते हैं, कितना चेंज आएगा निकालिए। यहां पर निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा L1 आएगा इसके लिए डेल्टा L2 और इसके लिए डेल्टा L3। पिछली बार की तरह निकालो। सबसे पहले क्लास यहां पर मैं बात करूं तो देखो मेरे भाई, इसकी जो वैल्यू बचेगी, यहां पर जो फोर्स हुआ वो कितना हुआ, 0.60 मीटर। मीटर में mm में है ये, बाकी फैक्टर mm में है, एरिया mm में, ये मीटर में है क्या, मीटर में है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करो इसको भी। L1 की वैल्यू कितनी है, 0.60 L1। L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.60 मीटर। mm में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई,
तो कितना बचा 600। L2 निकालोगे तो कितना हुआ, L2 कितना 1.2 मीटर, तो mm में चेंज करोगे तो क्या 1.2 इंटू 1000, पता है ना कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये कैंसिल आउट, कितना हुआ 1200 मीटर सॉरी। L3 निकालोगे तो कितना होगा 0.90, दिस इज 0.90 मल्टी, ये मीटर में है तो कितना हुआ 0.90 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू कितना डिवाइड बाय 100, कितना हुआ 900, तो कितना हो गया 900 mm। समझिए नहीं समझे, तो मतलब इसकी जो लंबाई हो गई वो मैं mm वाली यूज कर लेता हूँ, कितनी है 600 mm, क्योंकि मिस्टेक नहीं होगी हमारे से। अब देखो मेरे भाई, बॉडी के ऊपर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या लगा R1 लगा, समझ के चलना। यदि तुम्हारे पास R1 लगा तो कोई भी बुद्धिमान जीव क्या बताएगा, राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लगेगा, R1 ही लगेगा। ये चीज तो मैं पढ़ा के आया हूं आपको पिछले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं गिवन है, नहीं दिक्कत है। तो R1 यदि इधर है तो इधर भी कितना लगा R1 लगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखो, अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, सेकेंड पार्ट जब तुम लोग सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट मेरे जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, मतलब बीसी पार्ट में कितना होगा कि ये वाला फोर्स बी वाले के ऊपर एक्ट कर रहा है। जब तुम R1 इसको मान रहे हो, R1 इधर लग रहा है, जब R1 इधर लग रहा है, ठीक है, तो इसको बी क्या करेगा, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो मतलब इसकी डायरेक्शन किधर किधर, इधर की तरफ। मतलब क्या हुआ, ये वाला इधर खींच रहा था तो इस पे ये इसको इधर दबाएगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा, जब इसको इधर दबाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो R1 किधर आ गया इधर, और इधर क्या है आपके पास P1। समझे या नहीं समझे, तो देखो यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 25, और P1 की अकेली वैल्यू कितनी है 25। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं इसको बोल सकता हूँ P1 माइनस का R1, P1 आपसे बड़ा है, ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दिस P1 माइनस का R1, क्योंकि रिएक्शन है दूसरी तरफ, तो रिएक्शन की कुछ तो कुछ वैल्यू रहेगी। तो यहां से क्या हुआ P1 माइनस का R1, तो इस पे भी जो अप्लाई होगा वो कितना अप्लाई होगा P1 माइनस का R1। एक तरफ देख लो, दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी बची है आपके पास L2 की 1200 mm। क्लास अब देखिए, यहां से जब आप थर्ड पोर्शन सोल्व करते हैं, थर्ड पोर्शन आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू यहां से क्लास कितनी रही 0.90 था, मतलब कितना था 900 mm, कितना है यहाँ पर 900 mm, तो 900 mm हो गया। अब देखो क्लास, जब देखो जब P1 माइनस R1 की वैल्यू इधर की तरफ लगी, मतलब क्या हुआ, देखो आप P1 माइनस R1 इधर की तरफ अप्लाई हुआ, तो इधर कितना लगा P1 माइनस R1। जब P1 माइनस R1 इधर लगा तो आपको दूसरे वाले सेक्शन पे क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में P1 माइनस R1। जो इधर लगेगा उसका अपोजिट इधर लगेगा, जो इधर लगेगा उसका अपोजिट इधर लगेगा। बिना सोचे समझे भी कर सकते हो। अब देखो इधर एक फोर्स और लग रहा है साथ में P2, तो मतलब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी, देखो P1 माइनस का R1 माइनस का P2, P1 माइनस का R1 माइनस का P2 माइनस का P2। अब देखो यहां से आप देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर देखो P1 माइनस का R1 माइनस का P2 इज इक्वल टू कितना R2 बोल सकता हूं। मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी फोर्स किसके बराबर, R2 के बराबर हो गई। समझे नहीं समझे, और R2 की वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, एक बार चेक करो, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। इसकी वैल्यू देखो माइनस का R1 माइनस का प्लस का P1 माइनस का R1 प्लस का P1 माइनस का R2 माइनस का P2 है, माइनस का P2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास नेगेटिव। और जब नेगेटिव आ रही है तो कहां पर, अंदर की तरफ। यदि पॉजिटिव आती है तो बाहर की तरफ लेते हैं। मतलब क्या है, इस पूरे फैक्टर को इंक्लूड करके मैं क्या लिख सकता हूं, R2 लिख सकता हूं। तो अंदर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, R2 आ रही है, और ये पूरा फैक्टर आपके पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हमने कैसे ले लिया, अंदर की तरफ ले लिया,
और इधर भी कितना आ गया आपके पास, R2 आ गया। समझे या नहीं समझे, मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये बताओ पहले। क्यों, आप देखो नेगेटिव, अब बच्चों को दिक्कत आएगी सर आप नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, इसकी वैल्यू कैसी है, 50 है, मतलब इसकी वैल्यू कैसी है, ज्यादा है ना, ज्यादा है, ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली पूरा वैल्यू कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो गया, R2 हो गया। अब इस फैक्टर को सॉल्व कर दीजिए तीनों के लिए, और क्या करना है। तो मतलब क्या है कि यदि मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं तो देखो कितना आया, आप यहां से क्या निकालोगे, डेल्टा L1, डेल्टा L निकालोगे, क्या लिखोगे, डेल्टा L1। देखो टेंसाइल है तो बाहर कंप्रेसिव कंप्रेसिव, तो ये भी दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया। तो अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा L इक्वल टू कितना, इसकी जगह क्या लिखोगे, डेल्टा L का फॉर्मूला मैंने आपको एक ही बताया, क्या चीज, PL डिवाइड बाई AE। जितने जो नंबर ऑफ सेक्शन है उस हिसाब से 1 1 1 रख लो, 2 2 2 रख लो। तो देखो कितना हुआ, P पहले सेक्शन पे P कितना, चलो मैं लिख लेता हूँ, P1 L1 डिवाइड बाई A1 E1 माइनस P2 L2 डिवाइड बाई A2 E2, तुम कंफ्यूज ना रहो इसलिए, P3 L3 डिवाइड बाई A3 E3। तो क्लास यहां से देखो डेल्टा L की वैल्यू कितनी हो गई, P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R1। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एरिया शायद सबका कॉमन गिवन है हमारे पास, है ना, एरिया कॉमन है। तो एक काम करो, एरिया सबका क्या है, सेम है, तो इसलिए एक काम करो, डेल्टा L की वैल्यू क्या लिख लोगे, 1 बाई A P1 L1 डिवाइड बाई E1 दिया है क्या, E की वैल्यू गिवन है आपके पास, नहीं गिवन है, छोड़ दो, कितना हुआ। तो मटेरियल आपके पास क्या है, सेम है, मटेरियल आपको चेंज नहीं बोला है, तो मतलब क्या हुआ, ई भी आपके पास क्या रह गया, सेम रह गया। तो ई भी क्या ले लो, सेम ले लो। कितना हुआ, P1 L1। मैंने आपको बताया ना किसी मटेरियल के लिए ई की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। जब मटेरियल आपको होमोजीनियस बोल दिया मतलब क्या हुआ, ई आपका सेम हो गया। माइनस का P2 L2 माइनस का P3 L3। तो देखो यहां से क्या हुआ, डेल्टा L इक्वल टू 1 बाई एरिया कितना आपके पास 500 ई, P1 कितना R1, P1 मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स कितना आपके पास R1, लेंथ कितना 600, तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं इसको, R1 इंटू 600 माइनस का P2 कितना आपके पास, P1 माइनस R1, P1 माइनस R1 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास 900, 900 या 1200, 1200, तो कितना हो गया ये 1200 माइनस का थर्ड सेक्शन क्या है आपके पास P3 पे कितना फोर्स R2, लेंथ कितनी है आपके पास 900, ये हो गया। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इसको रफ कर दूं क्या, तो यहां से क्लास देखो कितना बचा, डेल्टा L की वैल्यू आपके पास कितनी बची, 1/500 ई मल्टीप्लाई बाई, चाहो तो यहां से एक काम करो, जीरो जीरो सब में से कॉमन ले लोगे, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/5 ई। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 6R1 माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस है कितना 12 P1 प्लस 12R1, समझे नहीं समझे, और माइनस का 9R2। तो यहां से कितना बचा देखो, यहीं पे लिख दूं क्या 1/5 ई, साथ में मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो, 1/5 ई, ये देखो ये वाली वैल्यू टोटल जुड़ जाएगी, कितना हुआ 18R1 माइनस का 12 P1 माइनस का 9R2। कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से चाहे R1 निकालो चाहे यहां से R2 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, कर सकते हो क्या, पक्का। यहां से हमारे पास P1 की वैल्यू बची हुई है ना, P1 की वैल्यू हम पुट भी तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, P1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, P1 की वैल्यू हमारे पास 25 गिवन है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैं तो ये सोच रहा था एक को हटा दोगे तो दूसरे से काम चल जाएगा, P1 और आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, जो दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई P1 मैं हटा सकता हूँ, तो हटा दो यहाँ से। तो कितना हुआ यहाँ से, डेल्टा L इक्वल टू 1/5 ई ब्रैकेट 18 R1 की वैल्यू यदि यहां से निकालोगे तो कितना हुआ
25 माइनस का R2, सॉरी R1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना हुआ 25 माइनस का R2 माइनस का 12 इंटू में P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 25 किलो न्यूटन माइनस का कितना 9, R2 को सेम रहने दो, क्यों, क्योंकि R2 सारी जगह से वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से देखो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/5 ई इंटू में ये पूरा फैक्टर कितना बचा 25 और 18 कितना होता है 300 होता है क्या, कैलकुलेट करना एक बार। 25 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हुआ, नहीं 450, कितना होता है 450 माइनस का 18 R2, 25 और 12 कितना हुआ, ये होगा 300, ये हो गया 300 माइनस का 9 R2। तो क्लास यहां से वैल्यू देखिए कितनी बची, देखो 1/5 ई ब्रैकेट कितना बचा 450 में से 300 गया, पक्का सही है ना, या कोई दिक्कत है वो चेक कर लो फिर भी। 450 माइनस का 18 R2, ये माइनस का बचा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है वो चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कुछ, देखो एक बार। 1/5 इज 6, 18 R1 माइनस का 12 P2 माइनस का 9 R2, तो यहाँ से देखो कितना हुआ 1/5 ही, इसका और इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया R1, और R1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट की 25 माइनस R2, ठीक है, माइनस का 12 इंटू 25, ठीक है, माइनस का R1, तो यहाँ से कितना हुआ 18, हमारे पास ये वाली वैल्यू कहाँ से आई थी 1/5 ही, ये क्या बचा 6R1 माइनस का सही है वैसे वैल्यू, चलो निकालते हैं एक बार, देखो कितना बचा ये 1/5 ही, ये कितना बचा 150, कितना बचा 150 और माइनस का 27 R2, ठीक है। तो क्लास यहां से हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी वैल्यू बची, देखिए कितना वैल्यू बचा, ये टोटल वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास, अब देखिए अब यहाँ पर एक केस और आपको समझना पड़ेगा, वो केस क्या समझना पड़ेगा क्लास, देखो डेल्टा L1 की जो वैल्यू है मेरे भाई वो क्या हो गई 1/5 ई 150 माइनस का 27 R2। अब आपको एक केस और क्या समझना पड़ेगा कि जब दोनों तरफ से सपोर्ट आपके पास है, ये इसकी लंबाई क्या बढ़ सकती है, लंबाई नहीं बढ़ सकती, मतलब टोटल डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए बोथ एंड फिक्स्ड, सो डेल्टा एल इक्वल टू 0, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं 1/5 ई इंटू 150 माइनस का 27 R2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 150 माइनस 27 R2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 27 R2 की वैल्यू कितनी 150, तो R2 की वैल्यू देखो कितनी हो गई 150 डिवाइड बाई 27, तो R2 देखो कितना हुआ, कैलकुलेट करो तो कितना हुआ 150 डिवाइड बाई 27 विच इज इक्वल्स टू कितना आया, ये आ रहा 5.55 के आसपास आ रहा है, इतना किलो न्यूटन आएगा, इतना किलो न्यूटन आ रहा है। हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन सही किया है ना, क्योंकि इसका जो हमारे पे वैल्यू है चेक करते हैं कितनी वैल्यू है, ये 125/27 आ रहा है हमारा 150, इसमें 125 आएगा, कितना आएगा इसमें यहाँ पर आ रहा है 6R1 माइनस में 12 इंटू में 12
यहाँ पर R2 आ रहा है, यहाँ पर चेक करो तो गलत किया क्या। P1 L1 माइनस का P2 L2 माइनस P3 L3, यहाँ पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, पहले सेक्शन के लिए अच्छा हमने रफ भी कर दिया, चलो कोई नहीं, चेक करते रहना भाई एक बार। P1 इंटू में 600, यहाँ पे जो अच्छा 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 नहीं नहीं सही है वैसे तो, P1 माइनस R1, P1 माइनस R1 सही है, ये भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। और माइनस का 9R2, माइनस का कितना आ रहा है 9R2, सही है, ये भी सही है, माइनस का 9R2, ये भी सही है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो बच रही हो, कितनी बच रही है 1/5E, ये कितना हो गया 6R1 माइनस का 12P1, माइनस माइनस करोगे तो प्लस, प्लस 12R1 माइनस का 9R2, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू बची 1/5E, ये कितना हुआ 12 6 18R1 माइनस का 12P1 माइनस का 9R2। तो यहाँ से 1/5E 18 इंटू R1 की वैल्यू कितनी हुई 25 माइनस R2, 25 माइनस R2 माइनस का 12 इंटू 25 माइनस का 9R2, ठीक है। तो यहाँ से 1/5E 450 माइनस का 18R2 माइनस का 300 और माइनस का 92, ठीक है, हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक रही हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी क्वेश्चन का तरीका हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही आ रही है। अब देखिए यहां से जब आपके पास R2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इस R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हो सकता है कि इसने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल लिया हो, क्योंकि इसका 4.63 आ रहा है, तो हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए वैसे। R1 की वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस का R2, तो यहां से देखो 25 में से R2 की वैल्यू माइनस करोगे तो 25 माइनस का 5.55, तो ये कितना वैल्यू आ गया चेक कीजिए। 25 R1 की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस का, अच्छा ये R1 कैसा था नेगेटिव था, ये नेगेटिव था 25, कहीं यहाँ तो मिस्टेक नहीं है, माइनस R1 माइनस R2 माइनस 25, अच्छा ये गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आएगी -25, ये मिस्टेक हो गई ना यहाँ पर। क्यों? R1 माइनस R2 यदि तुम दोनों राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या बच गई -25। हम लोगों ने यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर दी, तो यहाँ से वैल्यू यदि आप निकालना भी चाहेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बची देखो 6R1, R1 की वैल्यू देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो R1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 25 माइनस का R2, तो ये कितना हो गया माइनस का 450, ये दिक्कत आ रही थी, आप समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर कितना हुआ, अब आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर कितना हुआ देखो, माइनस का 450 माइनस का R2 माइनस का 300 और माइनस का 9R2, तो यहाँ से कितना हुआ 1/5 थी, ये कितना हो गया माइनस का 750 हो गया, कितना हो गया माइनस का 750। तो यहाँ से 1/5 बेस, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए, कितना वैल्यू बचा 750 माइनस का इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हुआ बताइए माइनस का 10। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ही बचेगा ना, कितना बचा माइनस, यदि कॉमन ले भी लोगे तो कितना बचा 27 इंटू 750, तो 750 करोगे तो 750/27 कर लो, ये कर लो, ये कितना बचा 750 डिवाइड बाई 27, ये बच रहा 27, हाँ ये इसका आंसर गिवन है 27.77, ठीक है। ये इसमें मिस्टेक किया हुआ है, इसको मैंने करेक्शन करवाया हुआ है, इसका वैल्यू इतना आ रहा है आपका। अब देखो जब R2 की वैल्यू आपके पास आ गई, इस R2 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना हुआ R1 की वैल्यू यदि निकालोगे तो R1 इज इक्वल टू माइनस का 25, माइनस का 25, R1 आप निकाल रहे हो तो माइनस का 25, और R2 की जो वैल्यू आई वो आपके पास कितनी बची
यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई। देखिए माइनस का 450, माइनस का 18, माइनस का 300 और माइनस का 9R2। तो यहाँ पर कितना हुआ, माइनस का 750, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हुई R1 की, माइनस का 25, R2 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है क्या? R2 की वैल्यू इसमें जो आ रही है वो आ रही है माइनस का, ये वाली जो वैल्यू है इसमें जो आ रही है वो 27.77 आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन जो बचेगी वो कितनी आई, यहाँ पर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव कहीं तो सिंबल में दिक्कत आ रही है, एक बार ये चेक कर लीजिएगा। 77 माइनस का 25, ये जो इस हिसाब से जो हमारे पास आ रही है 52.77 इतना न्यूटन आ रही है। एक्चुअली इसके आंसर में भी प्रॉब्लम है, वो करेक्शन करवाई हुई है मैंने, तो उसका एग्जैक्ट आंसर एक बार नहीं मिल पा रहा है, एक बार आप इसमें चेक कर लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका यही तरीका रहेगा। ठीक है क्लास, ओके। अब मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जब एक्चुअली जब पेपर जब आपका टफ बनता है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा ये लोग उठा देते हैं, और उस टाइम जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है, और जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन आता है। तो एक बार वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिए। मतलब उसमें क्या होता है कि कंपोजिट बार के क्वेश्चन होते हैं वो भी। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं हम लोग। लिखिए, फाइंड द इलोंगेशन, फाइंड द इलोंगेशन, या फिर चलिए सुनिए कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि आपके पास एक बार है इस टाइप का, आपके पास तीन डिफरेंट है, एक सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही हम लोग निकालेंगे डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3। हर एक बुक में ये क्वेश्चन गिवन होता है, जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसके लिए सिंपल P1 L1 डिवाइड बाई A, इसके लिए क्या P2 L2 डिवाइड बाई A2 E2। यदि यदि सेम मेटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम जो रहेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। इसके लिए क्या रहेगा P3 L3 डिवाइड बाई A3 E3, यही रहेगा ना क्लास, पक्का। तो देखिए क्लास इसमें क्या होता है, सुनो मेरी बात को। इसमें क्या होता है कि ये वाला सेक्शन तो आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब इस टाइप का जब एरिया होता है, सर्कुलर पोर्शन की बात कर देता है, तो इस केस में जो एरिया की जो वैल्यू होती है वो बस थोड़ा सोच समझ के पुट कीजिएगा। P3L3 डिवाइड बाई एरिया क्या होता है π/4 डी स्क्वायर होता है, π/4 डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो दोनों का अपना क्या है, डायमीटर क्या है, अलग अलग है। इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर क्या है आपके पास अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है। तो याद रखना कि यहाँ पर D1 D2 यूज करते हैं हम लोग। बस इसमें दिक्कत क्या है, ओनली यहाँ पर एरिया वाला फैक्टर चेंज होता है, बाकी जो सारे फैक्टर हैं वो आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 आपके पास ऊपर चला जाएगा, पाई D1 D2 E3 रह जाएगा। समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है तो हमारे पास बस एक बार एरिया वाला फैक्टर देख लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम तरीके से ही सॉल्व होगा, नॉर्मल जो रेक्टेंगल की तरह हम लोग सॉल्व करते आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए जो इस चैप्टर में है लास्ट। लिखिए, क्लास क्वेश्चन लिखिए, अ रिजिड बार of 50 kilonewton hangs from 3 wires.
hangs from 3 wire of equal length. If the cross section area of each wire, cross section area of each wire is 300 mm square. Calculate the load shared by each wire. Take यहां पे लिख लेता हूं इसको. Take this is steel. ES is equals to 210 kilonewton per mm square and EC equals to 120 kilonewton per mm square. और इसमें एक फिगर भी गिवन है, क्योंकि विदाउट फिगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि आपको वायर नहीं पता है कौन कौन सी वायर इसमें गिवन है. पहला है हमारे पास कॉपर, दूसरा है हमारे पास स्टील और तीसरा है हमारे पास कॉपर. ठीक है. और जो लोड लग रहा है, दिस लोड विल बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. ठीक है. बस क्वेश्चन में आपके पास यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है. दिस इज द 1, 2 and 3. दिस इज अ कॉपर, दिस इज अ स्टील एंड दिस इज द कॉपर. क्लास अब क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए. A rigid bar of 50 kilonewton hangs from 3 wire. एक रिजिड बार है आपके पास जिसका वेट 50 किलोन्यूटन है और उसको लटकाया गया है. ठीक है. कहां से? फ्रॉम द 3 वायर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है. या तो ये समझ लीजिए कि आपके पास जो रिजिड बार है वो इसके बारे में बात कर रहा है कि रिजिड बार है और उससे क्या है कि 3 वायर के थ्रू 50 किलोन्यूटन को लटकाया गया है और इसका जो वेट है दिस इज 50 किलोन्यूटन. ये समझ लीजिए. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है? इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच वायर, मतलब क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शन, इसका तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब AC इक्वल्स टू AS, दिस इज फॉर कॉपर एंड दिस इज फॉर स्टील, विच इज इक्वल्स टू 300 mm स्क्वायर. ठीक है. कैलकुलेट द लोड शेयर्ड बाय ईच वायर. तो हमें बताना है कि 3 तार हैं उसके ऊपर हमने लोड लगाया हुआ है. 3 तार हैं उसके ऊपर हमने लोड लगाया हुआ है. तो पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि इसके और इसके अंदर, क्योंकि ये तो सेम मटेरियल है तो इसके अंदर तो सेम स्ट्रेस लगेगा और स्टील के अंदर डिफरेंट स्ट्रेस लगेगा. तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि कॉपर के अंदर कितना स्ट्रेस लगेगा और स्टील के अंदर कितना स्ट्रेस लगेगा. कैलकुलेट द लोड शेयर बाय ईच वायर. खैर इसने लोड पूछा है, मतलब हमसे लोड की वैल्यू बता दी कि बताइए कि इसके ऊपर कितना लोड लगा है और इस पर कितना लोड लगा है. बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं आप लोग? तो बताना है कि कॉपर के तार पे कितना लगा है और हमारे पास स्टील पे कितना लगा है. यदि स्ट्रेस पूछता तो हम लोग क्या करते? स्ट्रेस निकाल देते. सही बात है नहीं? P/A होता है, स्ट्रेस निकाल देते. तो देखिए क्लास सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है. हमारे पास एरिया गिवन है और क्या गिवन है? लोड की वैल्यू गिवन है 50 किलो न्यूटन. उसके बाद ES और EC तो ठीक है, दिख रहा है हमें, इतना गिवन है. अब देखिए क्लास यदि मैं लिखना चाहूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देखो P स्टील, लोड को हम लोग P से दिखाते हैं. लोड इन स्टील वायर प्लस लोड इन कॉपर वायर प्लस लोड इन कॉपर वायर. 2 कॉपर वायर हैं, मतलब कि मैं इसको 2 टाइम्स लिख दूं इज इक्वल टू 50. टोटल P के बराबर आ जाएगा. टोटल लोड किस पे पड़ेगा? इन तार पे तो पड़ेगा. मैं इसको ये लिख सकता हूं
PS प्लस में 2PC, दो कॉपर की तार थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्लास, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं और बताओ, और क्या कर सकता हूं, सोचो और बताइए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। देखो एक चीज और, कि तीनों वायर की लंबाई बराबर है, और याद रखना कि इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है सेम। जब भी ये क्वेश्चन मिले ना, ये क्वेश्चन करवाने का लॉजिक बस यही था कि याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि स्ट्रेन जितना कॉपर में होगा उतना ही क्या होगा, स्टील में होगा। मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन सी, दोनों के अंदर क्या हो गया, स्ट्रेन की वैल्यू सेम हो गई, स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉपर। तो देखिए आप लोग यहां से फॉर्मूला क्या जानते हैं, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब हम लोग स्ट्रेन की बात सेम बोल रहे हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा बाई ई लिख सकता हूँ, सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई ई सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखिए करना सारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में सेम स्टेप, बस एक ये याद रखिएगा, बाकी आप लोग कर देंगे। मतलब अब मैं स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं, देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी पी एस इज इक्वल डिवाइड बाई ए एस सी एस, और इसको क्या लिख सकता हूं, पी सी डिवाइड बाई ए सी ई सी, इसी सेम आ गया। याद रखना कि दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एरिया हमारे पास गिवन है, तो एरिया तो क्या होगा, दोनों का एरिया सेम है तो दोनों का एरिया क्या हो गया, आपस में कैंसिल, यहां पे लिख दो बिकॉज ए एस इक्वल टू ए सी, इससे दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, पी एस डिवाइड बाई ई एस इज इक्वल टू पी सी डिवाइड बाई ई सी। तो यहां से आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग इस वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग पीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। कैसे, देखो पीएस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, पीसी इंटू में कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ईसी या फिर ईएस डिवाइड बाई ईसी, इसका ई कितना हुआ, पीएस यहां के यहां रह गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, पीएस इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो पीएस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये वाला आ गया। या तो आप क्या करो, यहां से पीसी की वैल्यू निकालो फिर इसमें पुट करो, यही तरीका है, और क्या तरीका है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। या फिर एक काम करो, आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ जाएगा। कितना हुआ, ईएस की वैल्यू कितनी हो गई, 210 पीसी इंटू ईएस की वैल्यू कितनी, 210। बस एक बार डायमेंशन देखो, एरिया किसमें था आपके पास, एमएम में था, ये भी एमएम में, ठीक है। 210 डिवाइड बाई ईसी कितना है आपके पास, 120। तो यहां से 0 से 0, 21/12 देखो कितना होता है, 21/12 इज इक्वल टू होता है 1.75। तो यहां से पीएस की वैल्यू कितनी हो गई, 1.75 पीसी। अब क्या कर सकते हैं, देखिए पीएस की वैल्यू आ गई इतनी, अब पीएस की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो गया, 1.75 पीसी, पीएस की वैल्यू कितनी 1.75 पीसी प्लस 2 पीसी इज इक्वल टू कितना 50। तो देखिए कितना होगा, 1.75 प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो गया 3.75 पीसी इज इक्वल टू कितना हो गया 50। तो यहां से पीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 50/3.75। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 50 डिवाइड बाई 3.75 कितना हो गया, पीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 13.33। अब देखो जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यदि मैं इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूं तो पीएस की वैल्यू देखो कितनी आ गई, पीसी की वैल्यू कितनी है, इतनी, मल्टीप्लाई बाई 1.75, तो कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 23.33, क्या चीज
किलो न्यूटन, सारे के सारे किसमें है आपके पास, किलो न्यूटन में, इसलिए हमारा आंसर किसमें आ गया, किलो न्यूटन। तो क्लास बस इसमें ये याद रखना है कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम लोग स्ट्रेन की वैल्यू को सेम मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज क्या आता है, बिल्कुल स्मॉल चेंज आता है। लोड लगा, लोड लगने के बाद हमें बताना है कि हमारे पास कितना चेंज आया है। क्लास समझ में आया? तो देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा पूरा कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके।